ध्यान से देखो, लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग है ना गॉसेस थ्योरम के बारे में डिस्कशन किए थे। अभी आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल में डाउट था, 2 न्यूमेरिकल था, एक पार्ट हम लोग आगे चढ़ के बनाएंगे और फिर अभी एक पार्ट आप डिस्कस की। हम लोग गॉसेस थ्योरम में ये सीखे थे कि किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो नेट फ्लक्स का वैल्यू होता है दैट विल बी इक्वल्स टू दैट नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसका मीनिंग ये था कि आपको ये चेक करना पड़ता है कि आप जिस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस को लेके चल रहे हैं आखिर उसके अंदर का नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी से आप है ना किसी भी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जुड़ा हुआ फ्लक्स निकाल पाते हैं। सोच के बताइएगा, कोई एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, कोई एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लक्स कितना है, उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना है? सर माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब माइनस ई का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ई का चार्ज में लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और नीचे एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स का वैल्यू। यस सर। अच्छा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, बताओ फ्लक्स कितना? सर जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि है ना हमारा नेट चार्ज इनक्लोज जीरो। इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना माइनस है प्रोटॉन की वजह से उतना ही प्लस है, इसलिए हमारा नेट चार्ज का वैल्यू जीरो है, सो फ्लक्स का वैल्यू जीरो। इज दिस क्लियर? ठीक है। किसी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर डायपोल है, डायपोल, बताओ उससे रिलेटेड नेट फ्लक्स कितना? जीरो। फिर से जीरो। कारण है कि डायपोल है तो जितना माइनस है उतना ही प्लस चार्ज भी है, सो नेट चार्ज का वैल्यू जीरो है। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? तो आपको समझना है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू आपको सोच समझ के चलना है। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो अब आपको है ना एकदम सिंपल लॉजिकल डिस्कशन करना है। अब आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला कोई काम नहीं देगा, सो बी केयरफुल। जरा गौर कीजिए, आपके पास यहाँ पे एक सरफेस आपको दिखाया जा रहा है, आपको एक सरफेस यहाँ पे बड़ा सा दिखाया जा रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस। उस सिलेंड्रिकल सरफेस के सेंटर पे आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि देखो भाई, फ्लक्स थ्रू वन प्लेन फेस, एक प्लेन फेस से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो है अल्फा, एक प्लेन फेस से जो रिलेटेड फ्लक्स है वो है अल्फा। कितना है भाई? अल्फा है। किसी एक प्लेन फेस से रिलेटेड, देखो एग्जैक्टली मिडिल में है ये, एकदम बीच सेंटर पे रखा है ये, एकदम बीच सेंटर पे रखा है ये। तो बोला क्या कि एक प्लेन फेस से रिलेटेड फ्लक्स है अल्फा, तो बताओ कर्व फेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा? क्या बोलता है, तुमको समझ में आ रहा है कि कर्व फेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा? यस। बोलो कितना होगा, आंसर बोलो। चलिए हम आपको पहला चीज, क्यू बाय एप्सिलॉन बाय 2 अल्फा। वेरी गुड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 अल्फा, वेरी गुड। ठीक है। अरे देखो, जो लोग समझे हैं उनके तरफ से हम बात करके आपको सुनाते हैं। देखिए, जब आप इसका टोटल फ्लक्स लिखिएगा, जब आप इसका टोटल फ्लक्स लिखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप प्लेन फेस का फ्लक्स प्लस कर्व फेस का फ्लक्स प्लस प्लेन फेस का फ्लक्स तीनों जोड़िएगा ना, तीनों जोड़िएगा तभी ना होगा टोटल फ्लक्स। बोलो समझे? तो अगर इसके अंदर का नेट चार्ज क्यू है तो क्या टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है? अगर टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है और आपको बोल दिया गया है कि प्लेन फेस से रिलेटेड फ्लक्स अल्फा है, प्लेन फेस से रिलेटेड फ्लक्स अल्फा है, तो कर्व का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? फ्लक्स थ्रू कर्व फेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 अल्फा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? सर एक और बार समझा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। इसीलिए हम पिछले दिन पूछ रहे थे कि क्या आप लोगों को 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है? तो आप लोग बोले थे हाँ सर हम लोग को पता है। ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि आप जब कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा देख रहे हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन ये सिलेंडर दिया, तो सिलेंडर को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस प्लेन फेस का फ्लक्स, इस प्लेन फेस का फ्लक्स और इस कर्व फेस का फ्लक्स, तीनों के फ्लक्स का जब हम जोड़ करेंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो क्या वो टोटल फ्लक्स के बराबर होगा? यस सर। हाँ सर। तो जब हम टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं
तो हम प्लेन फेस, कर्व फेस और प्लेन फेस तीनों का फ्लक्स जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन बोल दिया है कि भाई देख, प्लेन फेस का जो फ्लक्स है वो तेरा अल्फा है, प्लेन फेस का जो फ्लक्स है वो तेरा अल्फा है, और कर्व फेस का फ्लक्स तुमको निकालना है। तो क्या इधर टोटल फ्लक्स में Q बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या हम लोग टोटल फ्लक्स में Q बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया हम लोग का टोटल फ्लक्स, उसमें से 2 अल्फा को माइनस कर दिए तो वो फ्लक्स आया जो हमारे कर्व फेस से निकल रहा है। बोलो समझे? यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बी लॉजिकल और समझ समझ के बताना, समझ समझ के बताना। तुमसे बोला गया देख लो भाई, एक हेमिस्फेयर का तरीका, आपके पास एक हेमिस्फेरिकल अरेंजमेंट है और उससे डी डिस्टेंस ऊपर, कितना डी डिस्टेंस ऊपर आपसे बोला गया है कि देखो हम लोग एक चार्ज को रख दिए हैं, उस चार्ज का वैल्यू है Q। अगर बोला गया फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर इज गिवन अल्फा, इस हेमिस्फीयर से जो आपको दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड फ्लक्स अल्फा दिया है, तो तुमसे बोला कि अगर इस दिए गए हेमिस्फीयर से फ्लक्स है अल्फा, फिर से सुन लो, इस दिए गए हेमिस्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स है अल्फा, तो तुमसे बोला गया कि देख भाई तुम्हारे पास एक और हम हेमिस्फीयर दे रहे हैं, उससे रिलेटेड फ्लक्स बताओ। इससे रिलेटेड फ्लक्स तुमको निकालना है, फाइंड फ्लक्स, तुमको फ्लक्स बताना है। ठीक है, इससे रिलेटेड फ्लक्स बताना है। चलो देखो, क्या आप इस बात को लॉजिकली समझिए कि इस स्फीयर को, हेमिस्फीयर को हम 1 कह दें और इस हेमिस्फीयर को हम 2 कह दें, जब हम 1 और 2 को मिला देंगे तो पूरा का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। यस सर। यस सर। और क्या क्यू उसके अंदर आएगा? हम नहीं बोल रहे सेंटर पे आएगा, हाँ अंदर आ जाएगा। क्यू उसके अंदर तो आएगा ना। यस सर। अगर जब 1 और 2 को मिला देंगे, देखना जरा बहुत ध्यान से समझना, जब हम 1 को और 2 को मिला देंगे तो ये टोटल फ्लक्स होगा। हाँ सर। तो 1 का फ्लक्स तो क्वेश्चन अल्फा दे दिया है और 2 का फ्लक्स तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और टोटल फ्लक्स तो आपको मालूम है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हाँ, क्या सर, बोलते हैं, आप यहाँ से 2 का फ्लक्स नहीं लिख सकेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस है अल्फा। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है ना, सबका दिमाग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, नो सर। अगर वो D का वैल्यू 0 होता, कौन सा सर? ये वाला D, ये वाला D और ये वाला D। अगर ये D का वैल्यू 0 होता, अगर ये D का वैल्यू 0 होता, कोई बताएगा कि 1 और 2 से रिलेटेड फ्लक्स कितना कितना होता? आधा आधा होता, क्योंकि उस समय वो चार्ज सेंटर पे आ जाता, और जब चार्ज सेंटर पे आएगा, नहीं समझे? हाँ सर, आ जाएगा। अगर वो D 0 हो जाए तो जो चार्ज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो यहाँ से सेंटर पे ना आ जाएगा। हाँ सर। यस सर। और जब सेंटर पे आ जाएगा तो हेमिस्फीयर मतलब 2 सिमेट्रिकल फेस, हेमिस्फीयर मतलब 2 सिमेट्रिकल फेस, करेक्ट है? यस सर। तो आधा फ्लक्स ऊपर, आधा फ्लक्स नीचे, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 दोनों हेमिस्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स होता। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल बनना, थोड़ा दिमाग यूज करना, थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप करो। अभी जो सिचुएशन दिया है, चार्ज के पोजीशन को ध्यान में रख के बताओ, ज्यादा फ्लक्स किससे है, 1 से या 2 से? ज्यादा फ्लक्स किससे है, 1 से या 2 से? 1 से। गलत गलत गलत। अरे यार 1 से ऊपर चार्ज है, देख देख नीचे वाले इस फिगर को देख, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। इस फिगर को देख। अच्छा हाँ सर। क्या बोलता है? इस फिगर को देखने के बाद दिमाग काम कर रहा है कि 1 ये नीचे वाला था, 2 ये ऊपर वाला था, 2 के अंदर ज्यादा ये चार्ज घुसा हुआ है, तो 2 से रिलेटेड फ्लक्स मोर फ्लक्स, यस सर। और 1 से Yes, लेस sir. फ्लक्स होगा। बोलो समझे? हाँ सर, क्योंकि हाँ सर। बाहर है चार्ज उससे। ठीक है, अगर हम लोग उस स्फीयर के एकदम सेंटर पे चार्ज को रखते हैं, अगर हम लोग इस स्फीयर के एकदम सेंटर पे चार्ज को रखते हैं, यहाँ रखते भाई यहाँ, तो हम यहाँ से फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स 2 का हम बोलते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और फ्लक्स 1 का भी हम बोलते हैं, फ्लक्स 1 का भी हम बोलते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2। बोलो समझे?
हाँ Yes, sir. सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? No, नो sir. सर। गुड। तो दिमाग खुला रखिए, चीजों को समझिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ देना चाहेंगे और देखते हैं तुम कितना अच्छे से इसको सोच के बनाता है। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो, एक मेरे पास ऐसा कोन है, आइसक्रीम खाता है ना, आइसक्रीम वाला कोन। हाँ सर। इस कोन से नीचे d डिस्टेंस अवे यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। और इस कोन से रिलेटेड फ्लक्स थ्रू कोन, इस कोन से रिलेटेड फ्लक्स है अल्फा। तो तुमसे बोला गया कि फाइंड फ्लक्स, तुरंत आंसर दे देना, फाइंड फ्लक्स थ्रू d डिस्टेंस ऊपर चार्ज रखे हैं, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स का वैल्यू बताओ। बोलो आंसर। सर Q by epsilon Q naught by epsilon naught minus alpha. बोलो बोलो। Sir, Q by epsilon naught. सर Q by epsilon naught minus alpha सर। Yes, sir. सब कोई शक में दिख रहा है, कोई बोल तो रहा है कुछ लेकिन फिर भी शक में दिख रहा है। बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो। सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस अल्फा ही होना चाहिए सर। आप बिल्कुल होना चाहिए और वही है भी आंसर। यस सर। बस आपका कौन ऊपर से लगेगा, हम नीचे से हाँ, दिखाते हैं, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है ना? हेमिस्फीयर टाइप का ही था। हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी आप सॉल्व किए थे। तो इससे रिलेटेड अगर आप फ्लक्स लिखिएगा तो योर फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q by एप्सिलॉन नॉट माइनस by अल्फा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये था आपके भाई फ्लक्स लिखने का तरीका। पता है फ्लक्स लिखने में आप बहुत मेहनत किए हैं, आप बहुत सारा चीज पढ़े हैं। कभी सिमेट्री में पढ़े हैं, कभी अनसिमेट्री में पढ़े हैं, कभी सेंटर पे नहीं रखेंगे कहीं और रख देंगे तो काम कैसे करेंगे। जरा सोच सोच के आपको हर जगह काम करना पड़ता है। फ्लक्स निकालने आना चाहिए, फ्लक्स निकालने आना चाहिए, ठीक है। फ्लक्स पे एक क्वेश्चन अच्छा रहता है। अभी देखो ना, स्टूडेंट का भी डाउट है फ्लक्स पे बेस्ट, लेकिन हम उसको तब तक टच नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें चार्ज के इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं बता दें। चलिए बढ़िया है, जब आएगा समय हम आपको बता देंगे। हमको क्वेश्चन भी याद हो गया, हम आपको बता देंगे। अगला एक छोटा सा टर्म है कि जिस गॉसेस थ्योरम को हम लोग इतना शिद्दत से पढ़ रहे हैं, आखिर उसका प्रूफ देख लिया जाए एक बार कि आखिर गॉसेस थ्योरम कैसे हम लोगों का है ना आता है। तो आप क्या करें कि आप एक है ना एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पे आप इमेजिन कर लें और एक लाइन याद रखना, एक बात को मेरे दिमाग में बैठा लेना अभी से कि किसी भी चार्ज को पूरे गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में अगर आप किसी चार्ज को क्लोज करते हैं किसी सरफेस से अगर चार्ज को आप क्लोज करते हैं, फिर से बोल रहे हैं, किसी सरफेस से अगर आप चार्ज को क्लोज करते हैं तो याद रखना उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर आप चार्ज को किसी भी सरफेस से क्लोज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। अभी तुम्हारे पास है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा है आपके पास गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस है r, इससे आप किसी चार्ज को है ना क्लोज कर दिए हैं, चारों तरफ से है ना बंद कर दिए, ठीक है। तो जरा सोचना, अगर हम उस स्फेयर का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करें, अगर उस स्फेयर का हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करें, देख लो जैसा उसका एरिया तुम्हारे पास dA दिया गया है, तो आप इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमारे इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर है, क्या वो दोनों एक डायरेक्शन में होगा? हाँ सर। यस सर। बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो पहले लिखेंगे कि स्मॉल फ्लक्स E डॉट डी, ठीक है। अब अगर हमको टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसी E डॉट डी का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। पिछले दिन हम चैट सेक्शन में आपका ग्रुप में देख रहे थे, कोई स्टूडेंट पूछा था कि सर इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो आप इसका मतलब जानते हैं ना, इंटीग्रेशन होता है। हाँ सर।
हाँ जब आप सर। उसमें ये सर्कल लगा देते हैं तो ये सर्कल बताता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत स्टूडेंट को हमेशा डाउट रह जाता है। क्लोज इंटीग्रेशन हमेशा हम लोग लिखते नहीं है, इस इंटीग्रेशन सिंबल में ये सर्कल लगा देते हैं, बता देते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन करना है। अब क्लोज इंटीग्रेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है पाथ पे इंटीग्रेशन और एक होता है सरफेस पे इंटीग्रेशन। ठीक है, आप यहाँ डीए देख के हमको बताइए, आप यहाँ डीए देख के बताइए हमको कि हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस पे कर रहे हैं या पाथ पे कर रहे हैं? सरफेस सरफेस पे कर रहे हैं। और जब आपको याद होगा, आप जब लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो हम लोग ई के साथ डीएल लिखते थे, याद आया? हाँ Yes, सर, वो sir. लाइन इंटीग्रेशन तो वहां हम लोग पाथ पे। लाइन पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, दोनों में यही सर्कल यूज है, लेकिन जब डीएल है तो लाइन पे इंटीग्रेशन और जब डीए है तो सरफेस पे इंटीग्रेशन। सरफेस क्या पे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, यहाँ लिखा है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन। अब देखो, आप ई का वैल्यू तो जानते हैं, पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस अवे ई का वैल्यू सबको पता है। के इसका क्यू वैल्यू बार होता है हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप के बोल रहे हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर। सही है? Q by R. So Yes, yes, sir. आप क्या K किए, क्यू बार फटाक से आप क्या किए, ई का वैल्यू लिख दिए यहाँ पर। ये रहा आपका ई का वैल्यू और डीए रहा, इसमें से ई वाला पूरा वैल्यू बाहर निकल गया। हाँ ठीक सर, है, डीए रह और गया। डीए का क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन। अब बताओ ना, स्फीयर पे अगर हम सरफेस का टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होना है? Yes, Yes, sir. sir. 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी देख लो, हम थोड़ा और बड़ा कर दे ताकि आपको जूम करके सब कुछ वहां दिखा सके हम। अभी आप इस पे गौर कीजिए, सब कोई ध्यान से देखिएगा। तो भाई यहाँ पे जो 4 पाई था उसको 4 पाई से कटा और जो यहाँ पे आर स्क्वायर आया था वो इस आर स्क्वायर से कट गया, तो बच क्या गया? क्या मेरा बच गया? Q फ्लक्स by पाई इज epsilon इक्वल्स टू naught. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज योर Yes, गॉस sir. Yes, थ्योरम। sir. इज Yes, दिस sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार सबको बोलो, सब सही है? हाँ Yes, सर। sir. Sir. ठीक है, तो ये होता है इफेक्ट नेटवर्क अच्छा होने का। ठीक है, आदमी बोलते जाता है, उधर सब समझते जाता है, एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिलते जाता है और आदमी आगे बढ़ते जाता है। तो ये था आपका प्रूफ गॉसेस थ्योरम का। याद रखिए, अगर प्रूफ आएगा तो आपको ये करना है। वैसे प्रूफ आने वाला बात जो है वो स्कूल के लिए चलता है, कंपटीशन में प्रूफ नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स स्टैंड करता है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस। क्यू होता है नेट चार्ज इनक्लोज, नीचे होता है एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। Yes, sir. अब हम एक बात बोले थे अभी, क्षण भर के लिए हम बोले थे कि देखो भाई, चार्ज को इनक्लोज करना है ना तो आपको एक गॉसियन सरफेस चुनना पड़ता है। सही है? Yes, sir. यस सर। आपको अगर कहीं जाना है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आपको अपने सवारी का चयन, सवारी का सिलेक्शन, जिस पे आप चढ़ के जाएंगे उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस सिलेक्शन में गड़बड़ किए तो आप प्रॉब्लम में फंस गए। सर क्या क्या बोल रहे हैं? देख, मान ले जैसे हमको यहाँ से जाना है सेंटर बैचलर में, ठीक है, हम उसके लिए ना फ्लाइट बुक कर रहे हैं, क्या बोलता है? पागल है? हाँ सर। दूसरा, अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना है और हम अपना मोटरसाइकिल लेके निकल गए, फिर से पागल। हाँ हाँ सर। सर। बात समझ गए? तो आपको है ना, बहुत जगह आपका सिलेक्शन मैटर करता है कि आप इजीएस्ट गोइंग होंगे या फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम आपके सिलेक्शन में, गॉसियन सरफेस के सिलेक्शन में हम आपको थोड़ा मदद करना चाहते हैं कि आप गॉसियन सरफेस को कैसा लेंगे जब आपके पास अलग अलग तरह का चार्जेस मौजूद हो। बात समझ गए? आप कुछ भी लेके क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन बात वही होगा कि दिल्ली जाने के लिए साइकिल निकाल लिए हैं और सेंटर जाने के लिए है ना हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं या प्लेन बुक कर रहे हैं। बात समझ गए? इसलिए हाँ, हम सर। आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली जाने के लिए आप एरोप्लेन बुक करें और सेंटर जाने के लिए आप साइकिल से जाएं। आप है ना मोटरसाइकिल का यूज करें, हो सके तो पैदल वॉक करें। इज दिस क्लियर? हाँ सर। गुड। Yes, sir. तो देखो, अगर हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज हो या चार्ज का सॉलिड स्फीयर हो, तो आपका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए। आपका सरफेस कैसा होना चाहिए? बोल दो फटाक से। स्फेरिकल Spherical गॉसियन गॉसियन सरफेस Spherical रखना। Gaussian surface.
हमेशा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस केस में सेलेक्ट करना, तो इजी गोइंग होगा, काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. और आप में से हर किसी को स्फेयर का सरफेस एरिया आता है, बता दो आता है, कितना होता है? अरे जल्दी बोलो, स्फेयर का सरफेस एरिया Sir, 4 pi r square. 4/3 4 पाई आर स्क्वायर। डराओ मत ऐसे, समझा? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देख भाई, अगर तेरे पास कहीं लाइन चार्ज है, कहीं सिलेंड्रिकल चार्ज है, या चार्ज का सीट है, लाइन चार्ज है, या फिर सिलेंड्रिकल चार्ज है, तो याद रखना तुम्हारा गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तुम्हारा कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल Gaussian होना surface. चाहिए। जरा हम इसमें और आपको क्लियर कर दें, अगर आपके पास ये सीट है, चार्ज का सीट है, तो गॉसियन सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा, सिलेंडर होगा और परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। और अगर आपके पास लाइन चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस ऐसा होगा कि लाइन चार्ज उसके एक्सिस से गुजरे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर Yes. ये वाला प्लेन वाला समझ नहीं आया, एक हम बार फिर बता से रहे हैं ना, बताइए। हम बता रहे हैं ना कि मान लो जैसे ये तुम्हारा प्लेन है, जैसे सीट मतलब क्या, तुम्हारे कॉपी का एक पेज या कॉपी खुद, तो आपका जो सिलेंडर होगा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे रखना है ऐसे। ओके, हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का चार्ज है, देख रहे हैं ना, पेन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। तो अगर आप इस केस में लगाएंगे तो ऐसे लगाएं ताकि ये इसके एक्सिस से पास करे। क्लियर? ऐसे देख लीजिए, ऐसे, समझ गए ना? इस तरह से लगाना। ओके, हाँ ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन आपको बहुत वेल डिफाइंड मैनर में करना चाहिए ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो वो इजी गोइंग हो। सर अगर हम कुछ और चुन लेंगे नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, लेकिन आपको फिर उतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। बात समझ गए? तो इजी गोइंग के लिए आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ता है तो कुछ नए चीज भी आप सोच सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे को क्या लगता है ना कि जो हमारा गॉसियन थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो केवल सिमेट्री में होता है। ऐसा नहीं है, याद रखिए गॉसियन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल सरफेस। गॉसियन थ्योरम जो वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सरफेस दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। तो सर हम लोग सिमेट्री क्यों ज्यादा चुन रहे हैं? देखिए स्फीयर चुने, सिलेंडर चुने, अरे भाई इससे हमारा रास्ता तय करने का जरिया थोड़ा इजी होता है, काम आसानी से होता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो कोई तुमसे पूछ दे कि गॉसियन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, किसके लिए काम Sir, करता है? बोलो। Sir, symmetrical as well as unsymmetrical. दोनों के लिए both. काम करता है। तो फिर पूछेगा तो फिर बताओ, फिर सिमेट्री वाला क्यों पड़ता है, स्फीयर पड़ता है, लाइन चार्ज पड़ता है, सिलेंडर पड़ता है, ऐसा क्यों पड़ता है? ये थोड़ा इजी होता है सर। Easy हो जाता है सर सर थोड़ा। कैलकुलेशन इजी होता है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम लोग इस तरह का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप में ट्रेंड किया है, और वो ट्रेंडिंग था रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इनटू आर। याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। समय आ रहा है। देखो आज नहीं तो अगले दिन वहां पहुंच जाएंगे, और वो क्वेश्चन वाकई में बहुत बेहतरीन है, ठीक है। एडवांस में भी आ चुका है और भी बहुत सारा जगह आ चुका है। और पिछले दिन देखे ग्रुप में का एक स्टूडेंट बहुत खुश हो रहा था, सर हम एडवांस का क्वेश्चन बना लिया। अरे सब बनेगा, सब, एक दो नहीं, सब बनेगा, बस खाली जो पढ़ा रहे ध्यान रखना। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनना। गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सर ये काम तो हम लोग पहले भी किए थे कैलकुलस का सहारा लेके। हाँ बिल्कुल किए थे, 5 स्टेप लगाए थे, ठीक है। लेकिन उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ा था। इस बार जो ऊपर से हम लोग तैयारी करके आए हैं, ठीक है, पिछले दिन और आज भी बहुत सारा चीज पढ़े हैं, उसके मदद से मेरा कैलकुलेशन पार्ट एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम। और केवल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारे पास धड़ाधड़ है ना सामने आने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं जहां हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग, कोई मेरे पास चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं।
इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? Yes. आवाज आ रहा है? हाँ सर। कोई हमको बिना कैलकुलेशन देखे कोई बता सकता है क्या कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था? हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। सर 2k lambda by d। 2k लैम्डा बाई डी मतलब आर। वेरी वेरी गुड। 2k लैम्डा बाई आर, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग सबको याद होना चाहिए था। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का यही होता है, और लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो देखते हैं कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे या कैसे ये आता है। जरा गौर, आप लोग इस फिगर पे सब कोई कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि आंसर लगभग इसी के अंदर छिपा है। क्या आपको पता चल गया कि जब हमको ये मालूम था कि मेरे पास कोई एक लाइन चार्ज है, तो हम लोग मेंटली पहले से तैयार थे कि वी हैव टू टेक सम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इज दिस क्लियर? हाँ Yes, सर। sir. हम लोग को है ना एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना था। ठीक है, अब आप एक सुनहरा सा मतलब एक सुंदर सा फिगर बना दिए। हाँ, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया ऐसा। उसके बीच एक्सिस से है ना मेरा वायर पार हो रहा है, वायर है पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे धनाधन बाहर निकले जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना रेडियली आउटवर्ड, बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है, तो जब आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनाएंगे तो देखिए भाई ऊपर में एक प्लेन फेस है, ऊपर में है प्लेन फेस। हम इस फिगर को और बड़ा करना चाहते हैं ताकि आपको फिगर में कहीं कोई डाउट ना रह जाए, छोटा होने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्या आपको फिगर सब कोई को दिखाई दे रहा है? हाँ Yes. सर। ठीक। हाँ सर। तो ये प्लेन फेस है ऊपर वाला। तो देखो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट की तरफ। हाँ सर। Yes, sir. 90 डिग्री। ठीक है, फिर देखो 0. मेरे पास एक कर्व फेस है। कर्व फेस मतलब कर्व के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और उसी डायरेक्शन में कर्व के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और उसी डायरेक्शन में Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड भी। Yes, sir. हाँ मतलब सर। कर्व फेस के लिए हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और सर। एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में। और फिर थोड़ा सा नीचे ध्यान लगा लो Yes, सब कोई। नीचे देखो एरिया वेक्टर नीचे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में हो गया, बोलो सही है? हाँ Yes. सर। Yes, हो गया sir. 90। तो ये था पूरा का पूरा फिगर जिस पे आपको काम करना चाहिए। तो आप मेंटली तैयार हैं कि सर मेरे दोनों प्लेन फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 है और कर्व फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, बोलो सही है? हाँ सर। Yes, sir. अब चलिए भाई लगा देते हैं इस पे अपना गॉसेस थ्योरम जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लिखने का मतलब है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, पूरा लाइन समझा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेंथ का लिखने में गलती हो गया है, आप गलती ना करना। देखो जब हम क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम 3 पार्ट में लिखे, प्लेन पे इंटीग्रेशन, कर्व फेस पे इंटीग्रेशन और प्लेन पे इंटीग्रेशन। जब हम प्लेन, कर्व और प्लेन लिख चुके हैं तो फिर से तो मेरा ये क्लोज का साइन नहीं होगा ना। हाँ सर। क्योंकि तीनों को जोड़ के ही तो क्लोज होगा। प्लेन हाँ, प्लस कर्व प्लस प्लेन, ये ना हुआ क्लोज। हाँ सर। तो हाँ, अकेले सर। प्लेन पे तो क्लोज वाला साइन नहीं देंगे ना, तो वो हड़बड़ी में दिया गया नहीं। साइन था। कोई इशू नहीं ना, समझ गए ना मेरी बात को? हाँ सर, हाँ समझ सर। गए। देखिए, Yes, sir. प्लेन फेस पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था इसलिए फ्लक्स 0। फिर से प्लेन फेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था, फ्लक्स 0। लेकिन कर्व फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में था, तो क्लोज्ड या कर्व फेस पे हमारा एरिया का वैल्यू सिलेंडर में, कर्व फेस पे एरिया का वैल्यू कितना होता है? सर 2 पाई आर एच होता है सर, यहाँ एल लेंगे। बिल्कुल 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ एच का मतलब है वो सिलेंडर का लेंथ, तो एल लेंगे। क्या सबको आता होगा कर्व सरफेस का एरिया सिलेंडर का? Yes, हाँ, sir. yes, देखिए पूरा उतना बड़ा झमेला जो इंटीग्रेशन का था सब खत्म, एक ही बार में यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। हाँ एक चीज बच गया हमसे, उस पर हमको बात करना चाहिए कि सर क्यू इनक्लोज कितना होगा। देखो जरा फिगर देखो, सब कोई फिगर देखेगा तुमको क्यू इनक्लोज तुरंत पता चल जाएगा। फिगर पे गौर कर लेना सब कोई। देखो भाई ये है हम लोगों का फिगर, ये है आपके पास फिगर, ठीक है।
अच्छा, अगर मेरे इस लीनियर चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और यहां से यहां तक का लेंथ है एल, तो क्या इसके अंदर का क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू हम लोग का होगा लैम्डा इंटू एल? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ठीक है, लैम्डा इंटू एल। तो आप जब यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड पुट कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्यू इनक्लोज्ड के वैल्यू के जगह पे लिखा है लैम्डा इंटू एल। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, अब देखो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एल का वैल्यू कैंसिल, एल का वैल्यू कैंसिल। जब दोनों तरफ एल एल कट गया तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। फिर से 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। क्या हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर कर सकते हैं? 2 लैम्डा बाई आर, हाँ सर। ठीक हाँ है ना? सर। 2 लैम्डा बाई आर। जब आप इसको 2 लैम्डा बाई आर किए तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के लिख सकते हैं? यस हाँ सर। तो वही इक्वेशन जो आप हाँ। थोड़े 2 दिन के पहले पढ़े थे, एक टिपिकल कैलकुलस यूज करके लाए थे 2 के लैम्डा बाई आर। अभी आपके सामने एकदम इजी गोइंग था, कहीं Yes, कोई मैथमेटिकल किसी को कोई डाउट हुआ ही नहीं। एक छोटा सा था बात कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू बताओ, तुम लोग लोअर क्लास से पढ़ के आए 2 पाई आर इंटू एल। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो, यहाँ पे जो तुम्हारे पास रिमार्क होना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। आप देख रहे हैं, हम आपको एक जगह फिर से रोक के बात करना चाहते हैं, पॉइंट चार्ज में आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है? सर इनवर्स सर। नहीं, आर स्क्वायर इनवर्सली बोलो। हाँ हाँ आर हाँ स्क्वायर तो इनवर्स। आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली। डायपोल में कैसे वेरी करता है? Sir, R cube के साथ. R cube. के साथ के इनवर्सली। साथ। क्वाड्रुपोल्स में कैसे वेरी करता है? Sir, I cube. Sir, वो भी R cube. आर पे पावर 4, वो भी नहीं, क्यूब कैसे भाई? 4। आर पे होगा, पावर 4 4 के साथ वेरी करता है। और जब हमारे पास लाइन चार्ज होता है, जब हमारे पास चार्ज का एक रॉड होता है, तो याद रखना आर के साथ इनवर्सली। क्या बोलता है, समझे? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। तो आपके पास अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सो दिस इज द ग्राफ, ई और आर के बीच का ग्राफ, समवेयर ई इज प्रोपोर्शनल विथ 1/r। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ा दो। क्या आपको क्वेश्चन अभी दिखाई देगा? आप हमको बताइएगा आप बनाएंगे कैसे। आप हमको बस ये बताइए आप बनाएंगे कैसे, क्योंकि बनाना नहीं है अभी, आपको बताना है, फिर तो हम बता ही रहे। नीचे लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, around an infinite long charged wire with constant speed. If kinetic energy of electron is proportional to r पे पावर n, find n। ये एक अच्छे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जरा सोच के बताओ बनाओगे कैसे। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। अरे भाई जब भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो ना, एक कहानी सुन लो, कहानी सुन। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है जो उसके अंदर होना चाहिए, जैसे नमक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना नमक के, बिना सॉल्ट के ना खाना, मतलब समझ ही रहे हो, जिसको प्रॉब्लम है हाई प्रेशर उसको छोड़ दो, बाकी सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बात हुई कि हाँ भाई खाने में नमक रहने से, नमक के बगैर खाना पॉसिबल नहीं। उसी तरह याद रखना, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। अगर कोई सर्कुलर मोशन बोला जा रहा है या क्वेश्चन दे रहा है तो दिमाग पहले दौड़ाइए, पता कीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है। अगर तुम सेंट्रीपिटल फोर्स का पता कर लिया, देख हम इस क्वेश्चन के लिए नहीं बात, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन के। अगर आप सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स पता कर लिए तो बस उसको mv²/r से इक्वेट कीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r सेंट्रीफ्यूगल से इक्वेट कीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, चलिए इसमें भी कर देते हैं।
इसमें भी आपको दिखा देते फोर्स हैं। फोर्स को mv स्क्वायर अपन r से इक्वेट कर सकते हैं। हम वही बोल रहे हैं कि फोर्स कौन है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स होगा सर। इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक हाँ, फोर्स electric होगा। force होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे आप निकालेंगे? जब तक नीचे का फिगर आ रहा है बोल दो, नहीं बोल पाया चलो अब देखो, ध्यान से देखो। अगर मेरा ये वायर है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो क्या वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, क्यूई? हाँ सर। यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सर। हाँ अब सर। बस आपको करना क्या है कि इसी सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रिकल फोर्स को आप mv स्क्वायर बाई आर से इक्वेट कीजिएगा। जो अननोन है बोले ना, मोस्ट ऑफ द केस यही बन जाता है। चलो नीचे कैलकुलेशन दिखाया गया है, यू कैन यूज दैट। देख लो भाई, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो mv स्क्वायर बाई आर से इक्वेटेड। सो QE विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। क्या आपके मन में ये द्वंद्व है? क्या आपके मन में ये शंका है कि इलेक्ट्रॉन में सर माइनस नहीं लिए? नहीं सर, डायरेक्शन पहले से। वेरी हाँ गुड सर, वेरी दिया हुआ गुड। था। माइनस इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये वेक्टर था और डायरेक्शन तो हम ले चुके दिया हैं। हुआ था। ठीक हाँ है, सर। अब आप क्या करें, ई का वो डाटा जो अभी आप तुरंत डिराइव किए हैं वो वैल्यू पुट किए, तो इधर लेफ्ट वाला आर और राइट वाला mv स्क्वायर बाई आर का आर कट गया, आपको मिल गया ई के लैम्डा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। लेकिन आपको mv स्क्वायर नहीं निकालना था, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे ना हाफ mv स्क्वायर, हाँ सर। अच्छा। और mv स्क्वायर के जगह पे ऊपर से जो हम लोग का डाटा आया है उसको पुट कर लिया। तो जब आप देखेंगे ये 2 कट गया, तो आपके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हुआ के ई लैम्डा। क्या इसमें कहीं आर है? नहीं। नहीं है, नहीं सर। इंडिपेंडेंट Of फ्रॉम R। आर। इसमें आर है ही नहीं। अगर इसमें आर नहीं है तो क्या आप बोलेंगे आर पे पावर 0 है? हाँ सर। और आर पे पावर 0 होने का मतलब एन जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका वैल्यू 0। इज दिस क्लियर? Yes हाँ sir। सर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे सेट रहता है? हाँ सर। ठीक है, चलो बोल दो। सर्कुलर मोशन में आधा से ज्यादा न्यूमेरिकल एक लाइन पे बनता है, वो लाइन बोलो। Centripetal force सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर को इक्वेट कर देंगे। कोई ना mv स्क्वायर बाय r। by R। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई होगा, उसी को इक्वेट करना है। किसके साथ इक्वेट करना है? mv Electric स्क्वायर बाय r। Electrical mv force। स्क्वायर बाई आर के साथ, या अगर कभी टाइम पीरियड ये सब पूछेगा ना तो m ओमेगा स्क्वायर आर से इक्वेट करना, समझे? अगर हाँ टाइम सर। पीरियड ये सब पूछता है तो m ओमेगा स्क्वायर आर से इक्वेट करना, और अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ये सब पूछता है तो mv स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो ये था हमारे लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोल दो किसी लाइन चार्ज का, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? बोलो फटाफट। 2k लैम्डा 2k lambda by r। 2k लैम्डा बाई आर। फिर से एक बार बोल दो कितना होता है? 2k lambda by lambda r। by 2k r। लैम्डा बाय चलो ठीक है, फिर से एक बार बोल दो कितना होता है? 2k 2k lambda lambda by by R। r। 2k लैम्डा बाई आर। अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट हाँ, जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा। हाफ हो जाएगा। उसका हाफ आधा हो हो जाएगा। जाएगा सर। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल में डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दुगुना आधा हो जाएगा। दुगुना आधा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं। जल्दी बोलो जल्दी। अरे 8 ढाई गुना सौ। घट जाएगा। हाँ नीचे सर। आर क्यूब है, हाँ सर। नीचे आर क्यूब है, 8 गुना घट जाएगा। क्या जी इतना देर देर सोचता है तुम लोग? सबका आया, समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। अब आपके देखिए आपके सामने है ना एक और अच्छा कंस्ट्रक्ट, एक और अच्छा डायग्राम आपके सामने है जिसका क्वेश्चन आप फर्स्ट क्लास से हमसे पूछ रहा है, पहला क्लास से पूछते आ रहा है, पहला क्लास। ठीक है, अभी आप डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल रहे हैं। आप जिस दिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े उसी दिन से आपको इसका क्वेश्चन मिलने लगा, लेकिन पढ़ाई आज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन केस ऑफ मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है, या सॉलिड मेटालिक स्फीयर, या स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी नाम से आए जो अभी पढ़ रहा है वही काम आएगा। बोलो बोलो,
मेटालिक स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड मेटालिक स्फीयर या स्फेरिकल कंडक्टर। पता है इन तीनों नाम में एक बहुत अच्छा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कॉमन है। पता वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कौन सा इसमें कॉमन है? वो ये कि इसमें किसी को भी आप चार्ज देंगे ना उस सरफेस पे रहेगा। बोलो सही है? यस सर। हाँ सर। अरे सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, उसको भी आप चार्ज देंगे तो उस सरफेस पे ही ना पहुंच जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. कोई भी क्योंकि वो कंडक्टर कंडक्टर है, है, मेटालिक कंडक्टर है, तो चार्ज देंगे तो सरफेस पे सरफेस रहेगा। पे ही ना पहुंच जाएगा। Yes, हाँ sir. सर। सही है, सरफेस पे चार्ज पहुंच जाएगा। वेरी गुड। तो अगर मेरे सरफेस पे चार्ज पहुंच जाएगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या Q/4πr² होगा? हाँ हाँ सर। सर, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी। क्या जी? बहुत सारा स्टूडेंट हमसे पूछ रहा था सर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन है, मिल गया Q/4πr²। हाँ हाँ सर। सर। अभी भी चीज क्लियर नहीं हुई है, ये केवल 10% बात है, 90% बात अभी बाकी है और इस टॉपिक के बाद एक क्लास या 2 क्लास में आ जाएगा। गॉसेस थ्योरम बेहतरीन है, यहां जब तुम पढ़ाई करता है पीछे का सारा चीज जितना बचा खुचा था सब जाके यहाँ खत्म होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। मेरे पास जो स्फीयर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका रेडियस r है, हम आपको 3 पॉइंट मार्क करना चाहेंगे। हम आपके सामने 3 पॉइंट मार्क करना चाहेंगे। सर कौन कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट जो इसके सरफेस से बाहर हो, ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। जितना भी हम अभी आपके सामने दिखा रहे हैं ये सब इसके सरफेस के बाहर वाला ही कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करेगा। बोलो सही है? हाँ क्या सर। हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से बड़ा है? हाँ सर। ठीक है। दूसरा ध्यान दो कि दूसरा एक पॉइंट लेंगे जो इसके सरफेस पे, दूसरा पॉइंट इसके सरफेस पे, एट सरफेस। अगर एट सरफेस है तो क्या स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है? हाँ सर। ठीक है। और तीसरा है जो पॉइंट इसके अंदर है, जो पॉइंट इसके अंदर है, अंदर। एक मिनट लाइन पे रहना थोड़ा, 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो अभी हम ये बोल रहे थे कि एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जहां हम लोग है ना सरफेस पे हैं, हम लोग सरफेस पे। अगर हम लोग सरफेस पे हैं तो सरफेस पे ध्यान रखना कि सरफेस पे तुम्हारे स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और तीसरा होगा जब हम लोग है ना उसके अंदर जाएंगे, जब उसके अंदर जाएंगे तो स्मॉल r जो है वो लेस देन कैपिटल R होगा। बोलो समझे? यस हम लोग सारा डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर से लेते हैं, हम लोग सारा डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से लेते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ सर। ठीक, सुनना जरा ध्यान से, फटाफट आंसर देना, आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मेरे पास एक पॉइंट है जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर पे। बोलो कहाँ है? अंदर में। अंदर में है सर। अंदर है। स्फीयर है जिसका रेडियस है हम लोग का 10 सेंटीमीटर और हमारे पास एक पॉइंट है जो सेंटर से है ना 10 सेंटीमीटर पे है। बोलो कहाँ है? सर सरफेस पे सर। सरफेस पे। सरफेस पे। और अगर 14 सेंटीमीटर पे है तो बाहर। बाहर। तो यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ, आपको खुद से डिसीजन लेना है। हम लोग खड़े हैं, हम लोग अर्थ के कहाँ खड़े हैं? अंदर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं या सरफेस के बाहर खड़े हैं? सर सरफेस पे। सरफेस पे खड़े हैं हम लोग, सरफेस पे खड़े हैं हम लोग, सरफेस पे खड़े। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक, अब आखिर चलिए इसका एक कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं कि हाँ इसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। जरा देखिएगा, थोड़ा सा ये फिगर जो है वो थोड़ा धुंधला है लेकिन बट काम का चीज है, कोई इशू है नहीं, आप कर सकते हैं। आप जरा गौर करें, आपके पास ये एक स्फीयर है, ये एक हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको हम Q चार्ज दिए हैं, जो Q चार्ज उसके सरफेस पे है। इज दिस क्लियर? ऐसा सरफेस पे है ना उसका Q चार्ज है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, ऐसे बिखरा हुआ है। इसका खुद का रेडियस r है। आप क्या करते हैं, सेंटर से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। इस पॉइंट पे आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं आपको लेना पड़ता है एक गॉसियन सरफेस, आपको लेना पड़ता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हमको नहीं पता है कि पता नहीं कैसा गॉसियन सरफेस चुने, तुम ही बताओ कैसा गॉसियन सरफेस चुने।
सर स्फेरिकल। हाँ Spherical. स्फेरिकल, Spherical. क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से काम कर रखे हैं कि अगर हम लोग के पास स्फेरिकल कंडक्टर है, सरफेस है, सॉलिड Spherical स्फीयर है, Gaussian surface. तो हम लोग स्फेरिकल है, तो स्फेयर ले लिए। अब जरा गौर करना, उस स्फेरिकल कंडक्टर से पहले हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट कट करें। उस D. एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएगा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। चलो हम एक फिगर में एक जगह और बना देते हैं, फ्रेश बना देते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करेंगे। इस पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही हमारे एरिया वेक्टर का होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अब चलिए भाई, सबसे पहले उस छोटे से पोर्शन के लिए एक स्मॉल फ्लक्स लिखिए और फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम, ठीक है? तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या फ्लक्स की जगह पे लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? ठीक है। यस सर। नीचे तुम गौर किया ना, ई और ए एक डायरेक्शन में था, तो अगर ई और ए एक डायरेक्शन में था तो cos 0 हुआ, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसमें से हमेशा तैयार रहना, ई तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो तो आपको फाइंड आउट करना है। तो ई बाहर अगर निकल गया, सबको ध्यान से सुनना, ई अगर बाहर निकल गया तो क्लोज इंटीग्रेशन तो एरिया का ना हुआ, हाँ sir. यस स्फीयर का सरफेस एरिया बोलो 4 pi r 4 square. पाई आर स्क्वायर। लगा दिए यहाँ पे 4 pi r स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेट किए तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। वही जो पॉइंट चार्ज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, वही जो हमारे पॉइंट चार्ज का है। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ sir. ठीक है। अब थोड़ा मेहनत करके हम लोग इसको सिग्मा में बदल रहे हैं। समझिए। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हम लोग जहां चार्ज देख रहे हैं उस चार्ज के जगह पे सिग्मा को 4 pi r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें? अरे भाई सिग्मा क्या था? सिग्मा था ना q बाई 4 pi r स्क्वायर। बोलो सही है? अरे हाँ हाँ सर। सिग्मा क्या था? q बाई 4 pi r स्क्वायर। तो क्या q को नहीं लिख सकते सिग्मा इंटू 4 pi r स्क्वायर? Yes, हाँ sir. सर लिख ठीक सकते है। हैं। अब देखो 4 pi कट गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, तो क्या तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यहां से सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर आएगा? हाँ sir. हाँ सर। तो सिग्मा के टर्म में अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। वैसे आपको अब फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी पे बनता है। फॉर्मूला जिसको याद है वो जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाएगा। एडवांस में है ना, आपको हर चीज आना चाहिए, हर चीज, इवन आपको डेरिवेशन तक याद होना चाहिए। सर एक बार शुरू से एक बार फिर से समझा दीजिए ना, वो वाला पार्ट जो था उसके ऊपर वाला। बोले ऐसा कि जब आप इसके लिए यहाँ से यहीं से बोल रहे हो ना गॉसेस थ्योरम, यस सर, वो वाला। ठीक है। गॉसेस थ्योरम में हम लोग अप्लाई किए भाई, गॉसेस थ्योरम हम लोग अप्लाई किए, फाई को इक्वेट कर दिए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से। फाई को लिख सकते हैं ना, फटाफट बोलते चलना, ई डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। यस हाँ सर। सर। और लास्ट में अब इसमें ई और da, तुम फिगर में देखा ना, ई और da एक ही डायरेक्शन में था, तो वहां पे cos Yes, 0 sir. लिखे, cos 0 के जगह पे हम लोग वैल्यू 1 पुट कर लिए। ओके, जब हम cos 0 Yes, के sir. जगह 1 पुट किए, एरिया का इंटीग्रेशन किए 4 pi r स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व करेगा नीचे वाला इक्वेशन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। फॉर डिटेल प्लीज विजिट Hmm. श्रीवास्तव क्लासेस चैनल, ठीक है। यहाँ देखो ये चीज है आपके पास हम फिर से बोल रहे हैं, आपको 2-3 इक्वेशन पे लास्ट में हम कलेक्शन दिखा देंगे जिसपे आपको एकदम फोकस रहना चाहिए। आपका कभी डाटा सिग्मा में रहेगा, अगर सिग्मा में रहा, सिग्मा मतलब क्या? ये सर क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर। सिग्मा का नाम बोलो पूरा। सरफेस चार्ज Surface charge चार्ज density. सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर सिग्मा के टर्म में रहा यू कैन यूज दिस वन, अगर चार्ज क्यू के टर्म में रहा यू कैन यूज दिस वन। ओके, ठीक है, हाँ, sir. जैसा डाटा उस हिसाब से।
अब जरा सोचो कि अगर मेरा वो पॉइंट उस स्फीयर के सरफेस पे है, अगर मेरा वो पॉइंट उस स्फीयर के सरफेस पे है, तो क्या बोलते हो, क्या स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो जो हमारा अगर वो पॉइंट मेरा सरफेस पे है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, तो जहां आप स्मॉल आर लिखे तो वहां कैपिटल आर पुट कीजिए। तो आप देखिएगा और आप फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप इस फॉर्मूला में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सेम लिखते तो कट जाएगा दोनों। हाँ Yes, sir. sir. तो क्या ये नीचे में E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आना है? E इक्वल्स टू हाँ, सिग्मा सर। बाई हाँ एप्सिलॉन सर। नॉट हाँ, सर। आएगा। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो देखो क्या क्या फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। अगर आप किसी स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं तो चार्ज के टर्म में ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। और अगर आप सिग्मा के टर्म में बोलते हैं देन यू कैन राइट दैट E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? यस Yes. सर। बोलो, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो फटाफट। कंडक्टर के कंडक्टर के के सरफेस सरफेस के के नजदीक नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड होता है। पता है आपको, डेंसिटी चाहे कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, मतलब नहीं। अगर आप उस कंडक्टर के सरफेस के नजदीक में बात करेंगे ना, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो। आपको ये बात तो पढ़ाया गया केवल स्फीयर में, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर के शेप से इसको कोई मतलब नहीं है। कंडक्टर अगर मेटालिक है, कंडक्टर बोल रहे तो मेटालिक है, अगर उसको आप चार्ज दे दिए तो चार्ज सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ यस सर। सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब चलो भाई, बच गया कौन? बच गया बोलो तो, कौन बच गया? सर जो पॉइंट हमारे चार्ज स्क्वायर के अंदर अंदर होगा। था। हाँ, जो हम लोग है ना कंडक्टर के अंदर थे वो बच गया है भाई। और यहाँ बचा हुआ भी बहुत खास बचा हुआ चीज है, हम लोग है ना कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं। अच्छा देखना जरा, दिक्कत क्या था ना कि कंडक्टर को जो चार्ज देता था वो सब कुछ उसके सरफेस पे था। हाँ सर। क्या बोलता है? तो अंदर में अगर हम कोई गॉसियन सरफेस बना भी लेंगे तो क्या उसका जीरो इनक्लोज होगा। चार्ज जीरो आएगा? हाँ सर। अरे सब चार्ज तो सरफेस पे है, तो अंदर में ऐसा गोल गोल सरफेस बना के क्या फायदा? हाँ, अंदर में हाँ, चार्ज बचेगा सर। ही नहीं। क्या सबको मेरी बात Yes, समझ में sir. आई? हाँ हाँ सर। Yes, सर। sir. इसलिए अंदर Yes, का कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर का कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, फिर से बोलो तो, किसी कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। जीरो। आपको याद है? आपको याद है? 2-3 बार इसका यूज आप कर चुके हैं अभी तक। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता ही नहीं है। हाँ सर। अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ ठीक है, सर, आप बताए थे। Yes, sir. एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इसका काम किए थे, याद है? हाँ Yes, sir. सर। Metallic वाला में. मेटालिक वाला, Metallic। वेरी गुड, मेटालिक वाला सही है। अब चल भाई जरा इसका ग्राफिकल एनालिसिस कर ले हम लोग, थोड़ा इसका ग्राफ में पीएचडी करा लो, पीएचडी कर लो तुम लोग। देख लो, तुम क्या करो, थोड़ा बड़ा भी कर लो, थोड़ा एकदम दिमाग में है ना, एकदम आंख के रास्ते है ना, एकदम दिमाग में इंटर कर जाए। ठीक है, ऐसा तुम है ना उस पर्टिकुलर सरफेस के उस स्फीयर के सेंटर पे खड़े हो। तो सेंटर स्फीयर से बाहर थोड़ी ना होता, अंदर ही ना होता है। अंदर इलेक्ट्रिक रहता फील्ड जीरो। क्या बोलता है? है। हाँ सर। जब हाँ, तक हम सर। लोग सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। बोलो सही है? हाँ सर। Yes, sir. जैसे ही हाँ, सरफेस सर। पे पहुंचेंगे एकदम हो जाएगा अचानक सिग्मा से बाय। मैक्सिमम, हाँ। अचानक से मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? सिग्मा बाई सिग्मा एप्सिलॉन। Sigma बाय by एप्सिलॉन epsilon नॉट। कितना naught. हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम सब फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोलो सही है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, हाँ, sir. सर। अब तुम सरफेस से बाहर दूर 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 जा रहा है तो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली, और आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली मतलब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, क्या तुमको ये ग्राफ समझ में आया? हाँ सर, समझ आया। क्या सबको हाँ, ग्राफ समझ सर। में आया? Yes, sir. हाँ सर। वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। इज दिस क्लियर? सर बोलो ना। वो मैक्सिमम वाला बताइए ना, फिर से मेरा नेटवर्क थोड़ा कट गया था।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बोले ना कि अगर हम लोग किसी स्फीयर के सरफेस पे पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। जब हम लोग किसी कंडक्टर के, किसी कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अब मान लो जैसे हम तुमको ये कह दिए, चलो तुमको हम बता देते हैं, तुमको एक एक्सपेरिमेंट करा देते, तुमको किसी सेल के अंदर बंद कर देते, ठीक है। क्या नाम हुआ बोलो? सर सूरज चौहान। अरे सूरज चौहान, देखो तुम्हारे नाम में भी श्रीवास्तव क्लासेस है, समझा? देखो ध्यान से, सूरज आपके हाथ में है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने का एक इक्विपमेंट है, ठीक है। Yes. और आपको देख एक स्फीयर के सेंटर पे हम आपको खड़ा कर दिए, बोले देखो सूरज, जो ये रीडिंग शो करेगा ना, ये मशीन जो रीडिंग शो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोले लेके भाई चल दे। तो जब तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जा रहा, रीडिंग दिखाई नहीं रहा, रीडिंग 0 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 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंचे अचानक से एकदम था मैक्सिमम। समझ गया सर, समझ गया। ना रुको, अभी बाहर भी ले जाना तुमको। फिर वो कम होते जाएगा वो ना इलेक्ट्रिक बाहर अभी हम ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे प्लीज। तो सरफेस पे हो गया सूरज, समझे, मैक्सिमम। ओके हाँ सर, समझ गया। ठीक है। अब तुम सरफेस से बाहर निकला, जितना मैक्सिमम था, अब बता उसका रीडिंग बढ़ रहा कि घट रहा, बढ़ रहा कि घट रहा, बढ़ रहा कि घट रहा? घटते जा रहा है। तो वही चीज यहाँ ग्राफिकली प्रेजेंटेड है। आई एम राइट? क्या समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुमको बनाना है, तुम सोच सोच के बोलना, वैसे आंसर बगल में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो जरा सब कोई गौर से इस फिगर को देखो, समझो। आपके पास दो स्फीयर दे दिए हैं। मान लो इस स्फीयर का नाम है स्फीयर 1 और इस स्फीयर का नाम है स्फीयर 2। आप है ना इसको दिए हैं सिग्मा और इसको दिए हैं सिग्मा। एक का रेडियस है r, दूसरे का रेडियस है 2r। आपके पास 3 गो पॉइंट, एक पॉइंट P1 है जहां है देख लो x है, दूसरा पॉइंट P2 है, डिस्टेंस y है, और तीसरा पॉइंट इधर छिपा हुआ है P3 है, डिस्टेंस z है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पता है अगर हमको इसको आपको डराने के लिए लिखना पड़ता, आपको डराने के लिए एकदम खतरनाक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हमको इसको लिखना पड़ता तो पता हम कैसे लिखते? हम ऐसे लिखते, जरा देखना एकदम खतरनाक सा। P1 क्या है? x इज लेस देन r। P2 क्या है? P2 क्या हम लिखते? r से बड़ा है y और y जो है वो 2r से छोटा है। फिर P3 क्या है? तो हम बोलते P3 में क्या है कि भाई ये 2r से बड़ा है z। समझ गया खतरनाक फॉर्म? हाँ सर। हाँ सर। तो यही सब चीज होता है, आपको डराने धमकाने के लिए ना इस तरह का क्वेश्चन है ना ऐसे लिख दिया जाता है। वैसे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का एक तरीका है। आपको ये बताया जा रहा है, वाकई में बताया जा रहा है कि कौन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो उसको आपको देख के रीड करके समझना चाहिए। क्या आप लोग सब कोई इसको रीड करके पिक कर पा रहे हैं कि फिगर में ये कैसे काम कर रहा है? P1 को देखो, कोई ध्यान से। यस सर। इसी तरह P2 अगर मान ले किसी क्वेश्चन में लिखा है, ऐसे लिखा है, तो खुद से डिसीजन ले लेगा ना कि कौन कहाँ लाई कर रहा है। हाँ सर। P3 अगर लिखा है तो आप देख सेल्फ डिसीजन ले लेंगे ना कि हाँ भाई दोनों से बाहर है। हाँ यस सर। तो अब चलो भाई एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग को अगर हम लोग को देख लो P1 जो है वो सबके अंदर है। ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो कितना सिंपल है, कब का पढ़ा हुआ चीज आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज ही नहीं आ रहा, जिंदगी भर आएगा। जब तक तुमको वेक्टर सॉल्व करना है, एक ही लाइन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सबका वेक्टर सम करना है। ठीक है, तो E1 और E2 करेक्ट। अब जरा गौर कर, E1 और E2 दोनों का वेक्टर सम करना है, हर पॉइंट पे दोनों का वेक्टर सम करना है। सबसे पहले 1 देख लीजिए, सबसे अंदर है। अगर सभी के अंदर है और हम 1 पे चाहते हैं फील्ड निकालना, तो 1 के लिए भी, पहला स्फीयर के लिए भी अंदर वाला कॉन्सेप्ट और दूसरे स्फीयर के लिए भी अंदर वाला कॉन्सेप्ट। अरे भाई दोनों के लिए अंदर अंदर है तो दोनों का फील्ड 0 0 मतलब 0 0। यस सर। जब हम लोग P2 पे निकालेंगे, यू कैन इमेजिन योरसेल्फ, खुद से दिमाग दौड़ाओ, क्या वो 1 के बाहर? हाँ सर, सिग्मा इनटू r स्क्वायर। हाँ सर। तो 1 के बाहर सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर था। स्मॉल r कहाँ से था? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में y दिया है, बोलो सही है? y दिया हुआ है। यस सर।
और जिसके लिए अंदर है, जिसके लिए अंदर, उसके लिए तो फिर से 0। हाँ हाँ सर। ठीक है। Yes, अब देखो भाई, अब देखो भाई, E3 मतलब सबसे बाहर, हाँ हम्म। सर, तो दोनों ही तो बाहर 1 का आ के लिए जाएगा। भी आउटसाइड और 2 के लिए भी आउटसाइड, बट बी Outside. केयरफुल। आउटसाइड का फॉर्मूला होता है सिग्मा इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का हाँ। स्क्वायर। बोलो सही है। हाँ सर, लेकिन याद रखा कि दोनों का रेडियस अलग अलग था। अलग अलग है। 1 हाँ का सर, याद रेडियस था। R था तो 2 का रेडियस 2R था। गलती ना हो 2R जाए, था। बोलो। बढ़ गया। हाँ ये सर। हाँ, याद था yes, सर। तो आपको इस तरीके से चलना होता है। आई होप सो आप एंजॉय किए। कहीं कोई दिक्कत समझने में इसको? नो नो सर। no sir, सबको यहाँ तक समझ में आया? कहीं कोई इशू किसी का? नो no सर। sir, नहीं sir, ठीक है। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे इस डिस्कशन को। और आप अब ऐसे मतलब गॉसिप थ्योरम में अभी आप ऐसे सेक्शन में अब इंटर कर गए ना जहां बेहतरीन डिस्कशन है। चलिए हम थोड़ा सा आपको है ना आगे का रास्ता दिखा दे ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप इतने दिन से डाउट कर रहे हैं वो आगे पढ़ना है। देख लो यहाँ से, क्या तुम देख रहे हैं? यहाँ से रो स्टार्ट हो गया। हाँ सर। ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है जो हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ देख लो, यहाँ रो का क्वेश्चन है, ये देख लो रो का क्वेश्चन है। ये सब अब है ना हम लोग रो में चले आएंगे जो तुम्हें इतने दिन से हल्ला कर रहा है, मतलब डाउट आपका चल रहा है। ठीक है। तो उन सब चीज को हम लोग एक एक करके हैंडल करेंगे और बेहतरीन सेक्शन बनता है। इज दिस क्लियर? तो चीजों को है ना इस तरह से चलना है। आपको अब न्यूमेरिकल बनाना है। आप है ना गॉसिप थ्योरम में क्वेश्चन बनाएं